हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फाइनली आज हम लोग क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का पार्ट नंबर 1 यानी पार्ट नंबर ए पूरा का पूरा खत्म कर देंगे। आज एक छोटा सा चैप्टर हमारे पास है कंट्रोलिंग, बट एग्जामिनेशन में 6 नंबर तक का इस चैप्टर से पूछा जाता है। तो नेक्स्ट 30 मिनट्स के अंदर ये चैप्टर आपको पूरा का पूरा डिटेल में समझा दूंगा अच्छे से। दो ही क्वेश्चन है इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट, अगर आप उन दो क्वेश्चन को अच्छे से कर लो, लिखने की प्रैक्टिस कर लो ना, तो ये चैप्टर क्लास बहुत सिंपल, बहुत छोटा और प्यारा सा आसान सा चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं कंट्रोलिंग का वन शॉट क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन 2025। कंट्रोलिंग मैनेजमेंट के 5 फंक्शन में कंट्रोलिंग जो है वो आपको लग रहा होगा लास्ट फंक्शन है, लेकिन नहीं। सबसे बड़ी मिस्टेक, सबसे बड़ी गलती बच्चे यही करते हैं कि क्या कंट्रोलिंग मैनेजमेंट का आखिरी फंक्शन है? नहीं सर, 5 में से पहला तो प्लानिंग है, आखिरी कंट्रोलिंग तो है नहीं। ये सेंस नहीं है, इसका सेंस यहां पे है कंट्रोलिंग जो है वो प्लानिंग को फिर से रोटेशन में लेके आता है। मतलब जो फंक्शन है ना मैनेजमेंट के, वो ऐसे नहीं है लाइन बाय लाइन की आखिरी है, वो ऐसे सर्कल में है। मैं दिखाता हूं आपको, वो इस तरीके से है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो ये खत्म कहीं नहीं हो रहा, कंट्रोलिंग दोबारा प्लानिंग को लेके आता है। देखो सिंपल सी बात है, मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस जो है ना वो कंटिन्यूअस है, खत्म कुछ नहीं होता। एक गोल बनेगा, उस गोल को पूरा करेंगे, नया गोल आएगा। ऐसा कोई गोल नहीं है जो लाइफ का आखिरी गोल हो। तो क्लास यहाँ पे जैसे ही होता क्या है, कंट्रोलिंग का मतलब समझाता हूँ, फिर हम ऑफिशियल लैंग्वेज में चलेंगे। देखो, आपने प्लानिंग के अंदर कुछ ना कुछ गोल सेट किया होगा, कुछ ना कुछ टारगेट आपने सेट किया होगा कि जी हम इस साल 20% सेल्स को इंक्रीज करेंगे, या इस साल हम इतने करोड़ का मुनाफा कमाएंगे, इतने लाख का, इतने हजार का मुनाफा कमाएंगे, या इस साल हम लोग जो है अपनी कॉस्टिंग इतनी कम करेंगे, या कुछ भी, या इस साल हम लोग इंडिया में इतने मार्केट शेयर को कैप्चर करेंगे, या पूरे वर्ल्ड में इतना कैप्चर करेंगे, इतने कंट्री में अपने बिजनेस को स्केल करेंगे, ग्रो करेंगे, इतने ब्रांचेस बनाएंगे, व्हाटएवर, राइट। उस गोल को अचीव करने के लिए फिर ऑर्गेनाइजिंग करते हो, स्टाफिंग करते हो, डायरेक्टिंग करते हो। जो कंट्रोलिंग होता है ना, वो बेसिकली क्या होता है? कंपैरिजन। कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है? कंपैरिजन करना। कंट्रोलिंग, सी फॉर कंट्रोलिंग, सी फॉर कंपैरिजन। किससे? जो आपने प्लान किया था, जो आपका जो प्लान परफॉर्मेंस है, जो आपने क्लास प्लान किया था, उस प्लान परफॉर्मेंस को आज की जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उससे कंपेयर करना और देखना कि यार हमने सोचा तो इतना था, हुआ इतना, तो ये डेविएशन क्यों आ रहा है, कम है, ज्यादा है, क्यों आ रहा है, और इस डेविएशन को ठीक करना। और ठीक करने के बाद क्लास फिर देखना कि नियर फ्यूचर ये डेविएशन रिपीट ना हो, नियर फ्यूचर ये प्रॉब्लम सामने ना आए। फिर जब नया गोल आएगा, फिर नए गोल में भी ये चीज अप्लाई की जाएगी। तो इंसान लाइफ में क्या करता है? गलतियां करता रहता है, कंट्रोलिंग करके उनको सुधारता रहता है, और फिर आगे चल के वो एरर को मिनिमाइज करता है। तो कंट्रोलिंग का एक इंपॉर्टेंस भी हम पढ़ेंगे आगे चल के। इट हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग द एरर। कंट्रोलिंग एरर को कम करता है, मिनिमाइज करता है। हर साल हम लोग नई नई गलतियां करते हैं, उससे सीखते हैं, और आगे चल के क्लास क्या करते हैं? कोशिश करते हैं कि वो गलतियां जो है वो कम हो। दिस इज कंट्रोलिंग। तो एंड कुछ नहीं है, कंट्रोलिंग क्लास इंडिस्पेंसिबल फंक्शन है। कंट्रोलिंग प्लानिंग को ब्रिंग बैक लेके आता है, वापस लेके आता है। तो ये है कंट्रोलिंग की सारी चीजें। क्या करते हैं? एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस से कंपेयर करेंगे, देखेंगे कोई डेविएशन तो नहीं है, अगर कोई डेविएशन है तो उसको ठीक करेंगे और इंश्योर करेंगे कि नियर फ्यूचर वो डेविएशंस रिपीट ना हो। दिस इज ऑल अबाउट कंट्रोलिंग, राइट। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा क्या है कंट्रोलिंग। सो कंट्रोलिंग फंक्शन कैन बी डिफाइंड, अब लेकिन लास्ट फंक्शन नहीं है। तो कोई अगर ये बोले कंट्रोलिंग लास्ट फंक्शन है, तो आंसर इज फॉल्स, लास्ट फंक्शन नहीं है। कंट्रोलिंग फंक्शन कैन बी डिफाइंड एज कंपैरिजन। सी फॉर कंट्रोलिंग, सी फॉर कंपैरिजन। किसका? एक्चुअल परफॉर्मेंस का। किससे? स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से, यानी जो प्लान परफॉर्मेंस है उससे। इफ देयर इज एनी डिफरेंस और एनी डेविएशन, डिफरेंस को क्या बोलते हैं क्लास? डेविएशन। तो अगर कोई डेविएशन है तो हम फाइंड आउट करेंगे कि डेविएशन की वजह क्या है, और करेक्टिव मेजर्स यानी उसको ठीक करने के जो सही रास्ते हैं उनको अपनाएंगे। आई क्लास बात समझ? अब कंट्रोलिंग के दो एस्पेक्ट है, दो नजरिए से क्लास हम कंट्रोल का काम करते हैं। सबसे पहला है स्ट्रेटेजिक कंट्रोल, दूसरा है ऑपरेशनल कंट्रोल। मेरी बात समझना, अगर आपने प्लान किया था 100 यूनिट्स का, बना है 150, 200 या 250 यूनिट्स, तो आप क्या खुश हो जाओगे? चलो इस साल हमारा गोल अचीव हो गया, चलो ठीक है? नहीं।
मैंने सोचा था कि सीयूईटी में मेरे 800 में से 600 आए, आ गए मेरे 800 में से 700, तो क्या खुश होकर बैठ जाऊंगा, चलो कोई बात नहीं यार मेरा टारगेट अचीव हो गया? नहीं, तो मैं ये देखूंगा कि यार ये कम क्यों आए। मान लो ये प्री बोर्ड है, तो मैं देखूंगा मेन बोर्ड में, मेन एग्जामिनेशन में मैं 600 सोच रहा था, आए 700, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने 600 खुद को अंडर एस्टिमेट कर लिया था, मेरी पावर ही 700 की है। तो क्लास आप अगली बार टारगेट जो बनाओगे वो 750 का बनाओगे या 700 का बनाओगे, ये नहीं कि 600 में संतुष्ट बैठ जाओगे। तो अगर आपका गोल अचीव हो गया और उससे कहीं ज्यादा आपने आउटपुट बना दिया, तो कहीं ना कहीं आपने जो गोल और जो टारगेट बनाया था ना, उन गोल उन टारगेट में ही कमी थी। समझ रहे हो बात को? तो स्ट्रेटेजिक कंट्रोल का मतलब क्या है? रेफर्स टू चेक हाउ इफेक्टिव द स्ट्रेटजीज एंड प्लान आर, बिकॉज सम टाइम देयर कैन बी डेविएशन इन द रीजन ऑफ सच प्लान एंड स्ट्रेटेजिक एक्सेट्रा। एग्जांपल, आपने प्लान किया था 100 यूनिट का, एक्चुअल आउटपुट 200, इसका मतलब आपने क्या किया? अंडर एस्टिमेट किया था। जो प्लान आउटपुट आपने बनाया वो आपने कम एस्टिमेट किया, आपने गलत एस्टिमेट किया। तो ये जो स्ट्रेटेजिक कंट्रोल है, ये बेसिकली चेक करता है कि आपकी स्ट्रेटजीज कैसी हैं, आपने जो स्ट्रेटजीज, जो रणनीति बनाई है ना, वो कैसी है, उसको चेक करता है। ऑपरेशन कंट्रोल क्या है? इट रेफर्स टू फोकस ऑन मैनेजरियल एंड अदर एक्टिविटी। आपके जो मैनेजमेंट है उस पे इंटरनल कंट्रोल कितना है आपका ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इट इज एन इंटरनल चेक ऑन द मैनेजर्स एंड देयर एक्टिविटी। तो ये आपका प्लान कैसा है, ठीक है या गलत है, अंडर एस्टिमेट तो नहीं कर दिया। और दूसरा ऑपरेशनल कंट्रोल, कि भैया आपने अपने मैनेजर्स जो हैं, आपके अंदर के जो काम करने वाले लोग हैं, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, उनके ऊपर कंट्रोल करना। अब आपके मन में आ रहा होगा सर, अगर आपने, ऐसा भी हो सकता है कि प्लान को ओवर एस्टिमेट कर दें, आपका मतलब आप पहले पास भी नहीं हो रहे थे, अब 95 का प्लान लेके चल रहे हो, तो ये भी गलत है। तो इसको चेक यहाँ किया जाता है, प्लान अंडर एस्टिमेट है, प्लान ओवर एस्टिमेट है, उसको यहाँ चेक किया जाता है। और एम्प्लॉइज काम अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कंपनी के अंदर के जो मैनेजर्स हैं, है ना, वो काम अच्छे से नहीं कर रहे, उनके लिए ऑपरेशन कंट्रोल है, उनको देखने के लिए। ओके, नेक्स्ट नेचर। मैं फीचर्स की बात करूं तो सबसे पहला फीचर है गोल ओरिएंटेड। ऑब्वियसली कंट्रोलिंग क्यों किया जाता है, मैनेजमेंट का कोई भी फंक्शन है वो क्यों किया जाता है? उस गोल को अचीव करने के लिए। कंटिन्यूअस है, एक बार क्लास आप क्या करोगे, कंट्रोलिंग करोगे, उसे सीखोगे, फिर दोबारा नया गोल आएगा, फिर नए गोल का कंपैरिजन करोगे, डेविएशन फाइंड करोगे, फिर ठीक करोगे, फिर नया, फिर एक और गोल आएगा, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस आएगी, फिर कंपेयर करोगे, तो चलता रहता है, नेवर एंडिंग फंक्शन है। परवेसिव है, छोटी कंपनी हो, बड़ी कंपनी हो, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो, नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, एवरीवन, अगर आप कंट्रोलिंग करोगे ही नहीं ना, तो आगे चल के गलतियों का पता चलेगा ही नहीं। अगर आपके स्कूल में एग्जाम्स ना हो, मान लो नर्सरी से लेकर क्लास 12 तक या क्लास 10 तक आपके एग्जाम्स हो ही ना, तो आप क्या करोगे? आप बहुत खराब बच्चे बन जाओगे, आप बिल्कुल ग्रो नहीं करोगे। आपको पता है कि यार कोई चेक नहीं है, कोई कंट्रोलिंग नहीं है, नर्सरी पास होके एलकेजी, एलकेजी पास होके यूकेजी, फिर फर्स्ट सेकंड, कहीं रोक टोक नहीं है। फिर जब 10वीं में सीधा बोर्ड आएगा ना, क्लास हक्के बक्के रह जाओगे। तो ये जो एग्जाम होते हैं, यही एग्जाम वजह है कि आप पढ़ाई कर लेते हो। आप मानते हो? जो लाइक करना, वीडियो को लाइक करना अगर मानते हो तो। आप क्लास 12th में जब एग्जामिनेशन आती है, चाहे वो हाफ ईयरली हो, कोई टेस्ट हो, या फिर मिड टर्म एग्जाम हो, या प्री बोर्ड हो, तभी आप पढ़ाई करते हो। सोचो ये कुछ भी एग्जाम ना होना तो साल भर तक आपकी परफॉर्मेंस ग्रो नहीं करेगी। एग्जाम होते हैं, अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस आप देखते हो क्या है, फिर उसको काम करते हो, उसको बेहतर करने का ट्राई करते हो। सो यहाँ भी यही चीज है, छोटी कंपनी, बड़ी कंपनी, प्रॉफिट मेकिंग, नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, एवरीवन कंट्रोलिंग का काम करती है। एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान से कंपेयर करती है, डेविएशन को देखती है, ठीक करती है, ताकि वो प्लान आगे, ताकि वो क्लास गलतियां आगे रिपीट ना हो। कंट्रोलिंग फॉरवर्ड भी है और बैकवर्ड लुकिंग भी है। मैं इसको डिटेल में क्लास बताता हूं क्योंकि आगे भी ये पॉइंट काम आएगा। कंट्रोलिंग हमेशा एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस से कंपेयर करता है। तो प्लान तो पीछे रह गया, तो ये बैकवर्ड लुकिंग भी है, पीछे मुड़ के देखता है, अच्छा हमने प्लान क्या किया था, अच्छा हमारा एक्चुअल क्या है, तो बैकवर्ड लुकिंग है। फॉरवर्ड लुकिंग क्यों है? क्योंकि क्लास नेवर एंडिंग प्रोसेस है। जैसी कंट्रोलिंग करोगे, डेविएशन फाइंड आउट करोगे, ठीक करोगे, देखोगे आगे रिपीट ना हो, और फिर उसको नेक्स्ट प्लानिंग साइकिल में फिर अप्लाई करोगे, तो खत्म, कुछ नहीं होगा। फॉरवर्ड भी है कि आगे ये गलती ना हो, और बैकवर्ड मतलब पीछे से आप कंपेयर करते हो अपनी परफॉर्मेंस को। तो बैकवर्ड लुकिंग भी ये प्लानिंग को देखता है, और फॉरवर्ड लुकिंग भी, ताकि आगे ये फ्यूचर में रिपीट ना हो। नेक्स्ट, बेनिफिट्स। अब फीचर से ही बनता है बेनिफिट। फायदे क्या क्या है कंट्रोलिंग फंक्शन का? सबसे पहला फायदा, एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस बढ़ेगी। क्यों नहीं बढ़ेगी यार? परफॉर्मेंस बिल्कुल बढ़ेगा, एम्प्लॉय का मोटिवेशन भी मिलेगा। क्यों यार? आप एम्प्लॉय के ऊपर नजर रख रहे हो, है ना। जो सीसीटीवी लगवाए जाते हैं कंपनीज के अंदर, ये भी कंट्रोलिंग का पार्ट है। क्यों बता रहा हूँ? केस स्टडी में आता है। केस स्टडी कैसे देगा इसके अंदर? आपको ऐसा केस स्टडी देगा कि चोरी हो रही थी कंपनी के अंदर, कंपनी अचानक से घाटे में चली गई, तो फिर देखा कि यार घाटे में क्यों जा रही है, चोरी क्यों हो रही है, और या फिर हमारा सेल डाउन क्यों हो गया, ये सब चीज को देखा, और पता चला अच्छा ये इंसान कुछ ट्रांजेक्शन्स को छुपा रहा है, या फिर ये इंसान कुछ झोल कर रहा है, गड़बड़ कर रहा है, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को लीक कर रहा है।
फिर हमने उसको पकड़ा, ठीक किया, सीसीटीवी लगाया और देखा सब लोग क्या क्या कर रहे हैं, नजर रखा, ये सारी चीजें विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, ये कंट्रोलिंग है। तो ऐसी कहानी जब केस स्टडी में कहीं आए कि कुछ नुकसान हो रहा था, बाद में कुछ पकड़ा और फिर उसको ठीक किया, तो ये कंट्रोलिंग का काम है। तो जब आप एम्प्लॉयज के ऊपर नजर रखते हो कि भाई तुम क्या क्या मिस्टेक कर रहे हो, हम तुमको देख रहे हैं, है ना, चेक कर रहे हैं, अच्छा ये गलती करी तो गलती सुधरवा दी ताकि आगे ये गलती ना हो, तो आपको मोटिवेशन मिलेगा ना, एम्प्लॉय तो मोटिवेट होगा कि हाँ यार हम कोई मिस्टेक कर रहे हैं तो हमारा मैनेजर हमें उसको सुधरवा रहा है ताकि वो गलती आगे ना हो। और ये हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। आपने स्टैंडर्ड सही बनाए कि नहीं बनाए, थ्रू स्ट्रेटजिक कंट्रोल, स्ट्रेटजिक कंट्रोल के थ्रू आपने स्टैंडर्ड सही बनाए कि नहीं बनाए उसको ये चेक करता है। रिसोर्सेज का प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल होता है, ये पॉइंट तो कहीं भी डाल सकते हो किसी के इंपॉर्टेंस में। कंट्रोलिंग फंक्शन में एफिशिएंट या मतलब कि एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज किया जाता है। आपकी गलतियां पकड़ी जाती है, उनको ठीक किया जाता है कि आगे आप गलती रिपीट ना करो, तो रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं होता। इससे एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस बढ़ेगी और एरर जो है वो भी क्या होगा, मिनिमाइज होगा। मैंने बताया था ना, गलतियां क्लास आगे एम्प्लॉय फिर वो कम करेगा। नेक्स्ट है यही चीज क्लास से डिटेल में लिखा हुआ है, इट हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजेशन गोल, जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स, लाइक ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोल गाइड द ऑर्गेनाइजेशन टू कीप इट ऑन द राइट ट्रैक। ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोल की तरह ऑर्गेनाइजेशन को राइट ट्रैक पे आने के लिए क्लास ये हेल्प करता है। ईच एक्टिविटी इज परफॉर्म अकॉर्डिंग टू द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड। जो भी एक्टिविटी की जाती है वो पहले जो स्टैंडर्ड आपने सेट किया उसके अकॉर्डिंग की जाती है ताकि रिसोर्सेज का बिल्कुल इफेक्टिव यूज हो, रिसोर्सेज का बिल्कुल भी वेस्टेज ना हो। ये भी देखो वही लिखा हुआ है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज है, इनको आप यूज कर सकते हो। मैंने आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी दे दिए 40 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, तो उनमें आप इसको लिख सकते हो इस लैंग्वेज को। इन कंट्रोलिंग फंक्शन एम्प्लॉयज कंटिन्यूअसली चेक द एक्टिविटी ऑफ द एम्प्लॉयर क्लास एम्प्लॉयर हो गया ना, एम्प्लॉयर कंटिन्यूअसली चेक द एक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉय सो दैट दे कैन अचीव द गोल, इट लीड्स टू इम्प्रूव इन परफॉर्मेंस। यार एम्प्लॉयर है डबल ही नहीं है, एम्प्लॉयर है। नेक्स्ट है एम्प्लॉयज मोटिवेशन। सीधी सी बात है, जब एरर मिनिमाइज होगा तो आपको मोटिवेशन मिलेगा। एन इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम कम्युनिकेट द गोल एंड स्टैंडर्ड ऑफ अप्रेजल फॉर सबऑर्डिनेट वेल इन एडवांस। अ गुड कंट्रोल सिस्टम आल्सो गाइड एम्प्लॉयज टू कम आउट फ्रॉम देयर प्रॉब्लम। तो जब आप एम्प्लॉयज की प्रॉब्लम से निकलने का रास्ता उनको बताओगे तो वो और मोटिवेट होंगे बेहतर तरीके से काम करने के लिए, राइट। तो इट इंप्रूव एम्प्लॉयज मोटिवेशन। और कंट्रोलिंग एरर भी कम करता है। स्मॉल एरर मे नॉट बी सीरियसली अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन, बट इफ दीज एरर्स मे नॉट बी सीरियसली अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन, नहीं ये क्लास may not affect the seriously affect the organization, but if these error are repeated again and again it will become a serious matter due to continuous monitoring and check manager try to detect those error time and take remedial steps। तो समय पे उस एरर को पकड़ना, उसको ठीक करना। सो ये आपका कंट्रोलिंग का इंपॉर्टेंस हो गया। सिंपल लैंग्वेज लिखा है, आप क्लास आसानी से उसको यूज कर सकते हो। अब नेक्स्ट है हमारा कंट्रोलिंग प्रोसेस। आखिरी प्रोसेस है पूरे के पूरे, आपको पता है सिलेबस का। सबसे पहला टारगेट को सेट किया जाता है, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस से कंपेयर किया जाता है, फिर डेविएशन देखा जाता है, डिफरेंस कहाँ पे है, फिर उसको ठीक किया जाता है, वर्कर से फीडबैक लिया जाता है कि भाई अगर कोई कमी है तो भैया बता दो, अब तो समझ आ गया, अब तो हमने ठीक कर दिया, इसको अब अगले साल तो रिपीट नहीं होगा। ये प्रॉपर फीडबैक है कंट्रोलिंग में। तो सबसे पहले सेटिंग ऑफ टारगेट। स्टैंडर्ड्स मींस टारगेट अगेंस्ट विच एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मेजर्ड। तो एक टारगेट सेट किया जाएगा कि भैया हमारा ये टारगेट क्या है, जिस टारगेट के बेसिस पे एक्चुअल परफॉर्मेंस को क्लासेस से कंपेयर किया जाएगा। तो सबसे पहला जो काम होता है वो टारगेट सेट करना है। द स्टैंडर्ड मस्ट बी अचीव। जो भी टारगेट सेट किया जाएगा वो अचीवेबल होना चाहिए, हाई नहीं होना चाहिए, बहुत लो नहीं होना चाहिए, बेमतलब का नहीं होना चाहिए। स्टैंडर्ड मस्ट बी सेट अप कीपिंग इन माइंड द रिसोर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन के जो रिसोर्सेस है ना उनको देखते हुए स्टैंडर्ड जो है वो सेट करना है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है सेटिंग अप ऑफ टारगेट्स, सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड्स या टारगेट को सेट करना। दूसरा जो है वो है मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। तो हमारा जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है ना उसको मेजर करना। तो आफ्टर सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉइज आर मेजर्ड, दैट इज हाउ मच वर्क डन बाय द एम्प्लॉइज। न्यूमेरिकली परफॉर्मेंस इज इजीली मेजर्ड। तो जो भी परफॉर्मेंस जो होता है ना उनका वो पीरियडिकली मेजर किया जाता है। जैसे मान लो यहाँ टारगेट बनाया, यहाँ खत्म करना है, तो सीधा यहाँ मेजर नहीं किया जाएगा, बीच में भी चेक किया जाएगा बार बार, ताकि इस पीरियड में कोई गलती सुधार जाए, इस पीरियड में ना हो। इस जैसे आपके मिड टर्म होते हैं, सीधे प्री बोर्ड क्यों नहीं होता, मिड टर्म, ताकि मिड टर्म तक का देख लें, फिर होता है प्री बोर्ड, फिर प्री बोर्ड 2, 3 और फिर लास्ट में जाके बोर्ड्स होते हैं। तो बार बार अगर बीच बीच में चेक करेंगे ना तो पक्का आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। अगला फिर कंपैरिजन करोगे एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान से।
यानी कि आफ्टर मेजरिंग द परफॉर्मेंस द मैनेजर कंपेयर द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस, और इज इफ देयर इज मैच बोथ, अगर मैच है तो कंट्रोलिंग सिस्टम फाइन है, बट अगर मिसमैच है तो वो डेविएशन क्यों आया उसका क्लास रीजन फाइंड आउट। डेविएशन मतलब डिफरेंस, कि क्यों डिफरेंस आया। फोर्थ स्टेप पे हम उसको एनालाइज करेंगे कि भैया डेविएशन क्यों आया है। अब यहाँ पे अच्छे से समझना, ऑल डेविएशन नीड नॉट बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द मैनेजमेंट। छोटा मोटा डेविएशन है, छोटा मोटा डिफरेंस है तो मैनेजमेंट को परेशान करने की जरूरत नहीं है। अ रेंज ऑफ डेविएशन शुड बी स्टैब्लिश, एक रेंज डिसाइड कर दो, अरे यहां तक है ना तो ठीक है चलेगा, इतना डिफरेंस तो होता ही है, जो सोचा हमेशा ये नहीं कि वही चीज हो जाएगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, लेकिन एक रेंज के बियॉन्ड अगर डेविएशन है तो उसको क्लास टॉप लेवल मैनेजमेंट तक हमको पहुंचाना है। और डेविएशन दो टाइप का है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इसी पॉइंट से कई बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया लास्ट 12-13 ईयर्स के अंदर। सबसे पहला सीपीसी, दूसरा एमबीई। सीपीसी को बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, एमबीई को बोलते हैं मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, दोनों थोड़ा थोड़ा सेम है तो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा ये। सीपीसी क्या कहता है, इट मींस कीपिंग फोकस ऑन सम की एरियाज, कि देखो सब पे ध्यान मत दो, कुछ की एरियाज है ना उन पे ध्यान दो, अगर वहां पे कोई डेविएशन है तो उसको तुरंत अर्जेंटली ठीक करो। की एरिया वो है क्लास जो पूरी कंपनी पे इंपैक्ट डालेगा। लाइक पोस्टल एक्सपेंस है ना, पोस्टल एक्सपेंस क्लास अगर 2 रुपए 5 रुपए बढ़ गया तो मैटर नहीं करेगा, लेकिन प्रोडक्शन की जो कॉस्ट अगर वो 1 रुपए से बढ़ जाती है ना तो वो काफी मैटर करता है। तो प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो ज्यादा क्रिटिकल है, उसको सुधारो, वो तुम्हारे हाथ में है, तुम उसे कंट्रोल कर सकते हो। किराया भाड़ा गाड़ी वाले के हाथ में, तुम्हारे हाथ में नहीं है, यू कांट कंट्रोल। तो क्लास इस चीज को आप जो है इतना क्रिटिकल नहीं समझोगे, क्रिटिकल एज कंपेयर टू दिस, मैं ये नहीं कह रहा वो बेकार है, ये क्रिटिकल है। घर में पानी का टैप छूट गया और आप गलती से नीचे चले गए, चौथे मंजिल से नीचे, आपको याद आ रहा है पानी का टैप खुला छोड़ गया, तो शायद आप ऊपर उठ के ना आओ, लेकिन अगर सीएनजी का या गैस का टैप अगर खुला छोड़ गया तो आप शायद वो ज्यादा सीरियस है, आप भाग के आओगे, है ना, आप भाग के आओगे, भाई क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया, अचानक से आग लग जाए कहीं, तो वो ज्यादा क्रिटिकल है। हालांकि पानी भी हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए, वो भी क्रिटिकल है, बट एज कंपेयर टू बोथ द सिचुएशन तो ये ज्यादा क्रिटिकल है जहां पे लोगों की जान जा सकती है। समझ रहे हो बात को। सो तो कॉस्ट जो है भले ही यहाँ 5 रुपए का खर्चा है, यहाँ 1 का खर्चा, बट ये ज्यादा क्रिटिकल है, ये पूरी कंपनी पे हावी पड़ेगा, ये बहुत मेजर क्वांटिटी में, ये वन टाइम होता है, ये रोज का है। समझ रहे हो बात को। तो सीपीसी मतलब सिर्फ ये है कि जो क्रिटिकल एरियाज है, की रिजल्ट एरिया है, जो पूरी कंपनी को इंपैक्ट डालेगा, हमें क्लास सबसे पहले उस पर नजर रखना है, उसको अर्जेंटली ठीक करना है। ठीक है। अच्छा, एमबी क्या कहता है, एमबी कहता है एक रेंज बना लो, इस रेंज तक अगर डेविएशन है तो ठीक है छोड़ दो, उसके बाद है तो टॉप लेवल तक पहुंचाओ उस कंप्लेन को, यानी कि एक रेंज बना दी जाती है इसके अंदर। एमबी कहता है कि अगर आप सब कुछ कंट्रोल करना चाहोगे तो आप कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। इट मींस अ मैनेजर हु ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग मे एंड अप विद कंट्रोलिंग नथिंग। ये मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, या इसको ना कंट्रोल बाय एक्सेप्शन भी कहते हैं कई बार, ये ध्यान रखना, कंट्रोल बाय एक्सेप्शन। The deviation which are beyond the specific range should only be handled by the manager and small or minor deviation, छोटे छोटे डेविएशन को आप इग्नोर कर सकते हो। तो मैनेजर को टाइम और एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहिए छोटे मोटे डेविएशंस पे, कि यार इसी में लगे हो, यार जो बड़े बड़ी चीज़ है ना उस पर कंट्रोल करो। जैसे कोई कोई स्कूल टीचर, कोई किसी स्कूल का टीचर क्या होता है, वो आता है क्लास में, बिल्कुल शांत रहो, ये करो, वो बिल्कुल बस पूरा पीरियड शांत करने में बच्चों को निकाल देता है, जबकि दूसरा टीचर आता है थोड़ा बहुत कुछ अगर पीछे वाले बच्चे बातचीत कर रहे हैं तो इग्नोर करो, कोई बात नहीं, 90% क्लास के बच्चे हैं उनको पढ़ाओ, 10% बच्चे तो क्लास में ऐसा होता ही है पीछे जो बिल्कुल ही एक आध बच्चे होते हैं जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ते। ठीक है, तो यार उनको छोड़ो, बाकियों को पढ़ा दो, कि 40 मिनट 45 मिनट का टाइम होता है, तो यार पहले सबको पढ़ा देते हैं, वो बाकी उन बच्चों को फोकस बाद में करेंगे, उनको ज्ञान लेक्चर भाषण बाद में देंगे। तो ये एक एग्जाम्पल समझ सकते हो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का, जो आपका रियल लाइफ एग्जाम्पल है। तो रेंज बनाई जाती है इसके अंदर, और की रिजल्ट एरिया आता है सीपीसी के अंदर। सब कुछ कंट्रोल करना चाहोगे, कुछ भी नहीं कंट्रोल करना चाहोगे, वो इसके अंदर आता है, और यहीं से उठा के क्लास आपको कीवर्ड पूछेगा। अच्छा, अब डेविएशन पकड़ लिया आपने कि डिफरेंस क्यों आ रहा है, फिर से ठीक करोगे। जैसे जैसे डेविएशन के ठीक करोगे, अगर मान लो मशीन सही से काम नहीं कर रही तो मशीन रिपेयर कराओगे, मशीन पुरानी होगी आउटडेटेड होगी तो मशीन को चेंज कराओगे, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी नहीं है तो रॉ मटेरियल अवेलेबल कराओगे। सारे एग्जांपल पेपर में पूछे जाएंगे, ध्यान रखना। एग्जांपल ये भी है कि एम्प्लॉइज डिमोटिवेटेड है, उनको अच्छी सैलरी दोगे, बोनस दोगे, उनको इंसेंटिव दोगे, तो यही सब है प्रॉब्लम्स, उसका सॉल्यूशन। टेकिंग करेक्टिव मेजर इज द सॉल्यूशन ऑफ सच प्रॉब्लम, राइट। नेक्स्ट है फीडबैक। आफ्टर मेकिंग करेक्टिव मेजर्स, आप फीडबैक रिपोर्ट तैयार करोगे और एम्प्लॉय से फीडबैक लोगे कि भाई आगे चल के कहीं प्रॉब्लम रिपीट ना हो। फीडबैक एक्ट एज अ बेस टू स्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉर नेक्स्ट ईयर। ये फीडबैक जरूरी है जो अगले साल का बेस बनाएगा, इसीलिए कंट्रोलिंग कभी खत्म नहीं होता, वो आगे चलता है। अच्छा, पॉजिटिव डेविएशन किसे कहते हैं? एक्चुअल आउटपुट 110 है, प्लान किया था 100, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन।
सोचा था कितना 100 और एक्चुअल कितना है 110। नेगेटिव मतलब कितना है, सोचा था 90, सोचा था क्लास आपका 100 और एक्चुअल कितना है 90। अगर एक्चुअल कम है तो नेगेटिव डेविएशन, एक्चुअल अगर ज्यादा है तो पॉजिटिव डेविएशन। तो ये सारे के सारे क्लास 6 के 6 पॉइंट अगर हो सके तो एक बार मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में सबसे पहले क्या करते हो क्लास, प्लान बनाओगे, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करोगे ना, स्टैंडर्ड सेट करोगे, सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड्स, measuring actual performance, comparison actual with standards, analyzing deviation, taking corrective measures and feedback in controlling। और तुमको ये नहीं कि सारे के सारे पॉइंट्स लिखो, तुमको बोलेगा कि ये किस केस स्टडी में किस पॉइंट की बात कर रहा है, उस पॉइंट को एक्सप्लेन करो, राइट। हमारा लास्ट, ठीक है, बट नॉट लीस्ट, यानी कि ये इंपॉर्टेंट है, लास्ट है लेकिन क्लास ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। ध्यान समझना, ये 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्रोलिंग इंडिस्पेंसिबल फंक्शन है, इसका मतलब कंट्रोलिंग का इंपॉर्टेंस आपको लिखना है, ठीक है। तो ये भी आता है पेपर में कई बार कि रिलेशनशिप क्या है। तो सबसे पहला मीनिंग, नेचर और कॉन्सेप्ट। प्लानिंग का मतलब क्या है, थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन, बाय व्हेन इट इज टू बी डन, बाय whom इट इज टू बी डन, इसको बोलते हैं प्लानिंग। जबकि कंट्रोलिंग का मतलब क्या है क्लास, कंपैरिजन करना एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस से, नॉट ओनली कंपैरिजन, एनालाइजिंग डेविएशन, टेकिंग करेक्टिव मेजर्स एंड फीडबैक इन कंट्रोलिंग सो दैट नियर फ्यूचर क्लास हम उस चीज को रिपीट ना करें। तो ये हो गया मीनिंग। दूसरा होगा बोथ आर इंटरडिपेंडेंट इंटरलिंक। अगर आपने प्लानिंग ही नहीं करी तो आप कंट्रोलिंग में किससे कंपैरिजन करोगे। आप आज जितनी परफॉर्मेंस है वही अच्छी है, वही सही है, क्योंकि आपने पहले कुछ सोचा नहीं, पहले कोई प्लानिंग नहीं हुई। और दूसरा, अगर आप प्लानिंग नहीं करते और खाली कंट्रोलिंग करते हो तो पहले कुछ प्लान ही नहीं था, खाली कंट्रोलिंग क्या करोगे। और अगर कंट्रोलिंग आपने नहीं किया, मान लो प्लानिंग किया है आपने, प्लान तो बनाया, प्लान बनाने का फायदा क्या है जब आपने लास्ट में चेक नहीं किया कि आपने जो प्लान बनाया था वहां तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे। बस रोज प्लान बना रहे हो कि आज मैं इतना करूंगा, आज मैं इतना करूंगा, एक्चुअल में कुछ कर नहीं रहे, तो वो प्लान भी तो वेस्टफुल है। तो दोनों ना वेस्टफुल एक्टिविटी एक दूसरे के बिना, ध्यान रखना। सो बोथ आर इंटरडिपेंडेंट, बोथ आर इंटरलिंक। घुमा फिरा के कह सकता है कि बोथ वेस्टफुल है या प्लानिंग वेस्टफुल है विदाउट कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग वेस्टफुल है विदाउट प्लानिंग। यू हैव टू एक्सप्लेन कि क्यों। अगर आपने प्लानिंग कर ली, आप कंट्रोलिंग नहीं कर रहे तो प्लानिंग वेस्ट है, और कंट्रोलिंग कर रहे हो प्लानिंग नहीं कर रहे तो फिर भी दोनों के दोनों वेस्ट है, फिर भी कोई फायदा नहीं कंट्रोलिंग का, आपने कुछ सोचा ही नहीं था, आंख बंद करके चल रहे हो, जहां पहुंच गए वही मंजिल। अगला, बोथ आर फॉरवर्ड एंड बोथ आर बैकवर्ड लुकिंग। सर प्लानिंग फॉरवर्ड लुकिंग क्यों है, क्योंकि प्लानिंग में हम तो हमेशा फ्यूचर के लिए प्लान बनाते हैं, तो प्लानिंग तो है ही फॉरवर्ड लुकिंग। सर प्लानिंग बैकवर्ड लुकिंग क्यों है, क्योंकि क्लास प्लानिंग हमेशा पास्ट को देख के किया जाता है। आंख बंद करके प्लान नहीं करोगे, अपना पास्ट परफॉर्मेंस देखोगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि आज आप मुझे बताओ 2025 के बोर्ड में आप कितने नंबर लेके आओगे, तो पक्की बात आप सोचोगे यार मैं प्री बोर्ड में इतने लाया था, और मैं हाफ ईयरली में इतने लाया था, मिड टर्म में मतलब इतने लेके आया था, तो इस हिसाब से मैं इतना लेके आऊंगा। तो अपने पास्ट को जरूर आप देखोगे, राइट। तो पास्ट को देखना है क्लास आपने, और फ्यूचर तो है क्योंकि हम बात फ्यूचर की ही करते हैं प्लानिंग के अंदर। अच्छा, कंट्रोलिंग फ्यूचरिस्टिक क्यों है, क्योंकि क्लास कंट्रोलिंग कभी खत्म नहीं होता, प्लानिंग को फिर से दोबारा लेके आता है, और जो भी कंट्रोलिंग की जाती है वो प्लानिंग को देख के की जाती है। अपना आप देखोगे ना कि भाई आपने कितना प्लान बनाया था, उस हिसाब से आप एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर करोगे, और ये देखोगे आगे वो फ्यूचर में रिपीट ना हो, तो ये भी फॉरवर्ड लुकिंग है। तो कंट्रोलिंग प्लानिंग बोथ बैकवर्ड लुकिंग, बोथ फॉरवर्ड लुकिंग। प्लानिंग प्रिस्क्रिप्टिव है, गोल बनाता है, और कंट्रोलिंग क्लास इवैल्यूएटिव है। इवैल्यूएट मतलब क्या करता है, एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करता है। प्लानिंग में आपने सेट किया टारगेट, बनाया, ख्याली पुलाव पकाया, और कंट्रोलिंग में एक्चुअली देखते हैं क्लास कि हम कहाँ पहुंचे और वो एक्चुअल परफॉर्मेंस से कितना वेरी करता है, उसको ठीक भी करते हैं ताकि आगे वो रिपीट ना हो। तो प्रिस्क्रिप्टिव है प्लानिंग, कंट्रोलिंग इवैल्यूएटिव। याद रखना, पी फॉर प्लानिंग, पी फॉर प्रिस्क्रिप्टिव, राइट। चलो इसको क्लास चैप्टर को पूरी तरह से एंड करते हैं एक अच्छे से कोट के साथ। यहाँ पे आपको क्लास ध्यान रखना है, प्लानिंग और कंट्रोलिंग बोथ आर सप्लीमेंट्री फंक्शंस क्लास, ठीक है, सप्लीमेंट्री है, ध्यान रखना ये लाइन आती है, प्लानिंग कंट्रोलिंग ट्रू है स्टेटमेंट, सप्लीमेंट्री है। प्लानिंग मेक्स कंट्रोलिंग इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वेयर एज कंट्रोलिंग इंप्रूव फ्यूचर प्लानिंग। तो हमने जो भी प्लानिंग इस साल की है वो हमारी कंट्रोलिंग को बेहतर बनाएगा। अच्छा प्लान अगर आपने बनाया है तो कंट्रोलिंग हमारी बेहतर होगी, और कंट्रोलिंग अगर बेहतर हुई तो फ्यूचर में जो प्लानिंग होगी वो भी अच्छी होगी। क्योंकि कंट्रोलिंग में क्या होता है, आप गलती सुधारते हो, और फ्यूचर में क्लास फिर वो और अच्छे से प्लान करोगे। लाइक हमने बनाया, हमने प्लान किया था, समझना बात को, हमने प्लान किया 100 यूनिट का, एक्चुअल आया 80, ठीक किया कि चलो हाँ अब एक्चुअल 100 आएगा, तो अगली बार 110 का टारगेट बनाएंगे, फिर 110 को अचीव करेंगे, है ना, 100 आया मान लो, तो फिर 10 को कमी क्यों आई उसको ठीक करेंगे, फिर अगली बार 120 का टारगेट बनाएंगे। तो टारगेट जो है वो हमेशा क्या होता है क्लास, आगे चल के बढ़ता ही चला जाता है, और वो अच्छी कंट्रोलिंग ही उसको बढ़ाने में हेल्प करता है। तो ये लाइन ध्यान रखना, बहुत सप्लीमेंट्री है, दोनों का होना जरूरी है, दोनों क्लास इस्तेमाल में आएंगे, ठीक है, दोनों आपको दोनों दोनों को लेके चलना है। तो ये आपका पूरा का पूरा चैप्टर यहाँ पे हो गया एंड।
कोई डाउट कोई दिक्कत हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आज फाइनली क्लास हमने कंट्रोलिंग चैप्टर को एंड कर दिया, जहां भी दिक्कत है मुझे बताना। अब पार्ट बी है, मैं कोशिश करूंगा इनके 4 वन शॉट के अंदर नेक्स्ट वीक में ये पार्ट बी जो है वो पूरा पूरा खत्म कर दूँ। संडे था, स्टिल मैंने वीडियो डाला आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि हमें सिलेबस खत्म करना है और अगले हफ्ते से रिवीजन करना है। सो गेट रेडी, एनर्जेटिक हो जाओ, चार्ज हो जाओ कि यार मेहनत करनी है बोर्ड एग्जामिनेशन में और सीयूईटी में अच्छा करना है, अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने भविष्य के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।